Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. And today we are going to discuss the topic which is the difference between the horizontal and vertical filing. तो हमने ये चैप्टर क्योंकि फाइलिंग का स्टार्ट किया हुआ है तो इसमें हमने जो आज पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइलिंग की। इन दोनों का हमने मवाजना करना है, इन दोनों का हमने फ़र्क पढ़ना है। उसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे अमूदी मसलबंदी की और उफ़की मसलबंदी की। और अमूदी मसलबंदी और उफ़की मसलबंदी हम इससे पहले के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसको देखा कि अमूदी मसलबंदी में हम आमतौर पे अपनी फ़ाइल्स को किस तरह से रखते हैं और उफ़की मसलबंदी में हम अपनी फ़ाइल्स को किस तरह से मेंटेन करते हैं। उसमें आप देखेंगे जो हमारी अमूदी मसलबंदी है यानी जो हमारा वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम है उसमें हम हदूद को किस फॉर्म में रखते हैं, हमने उनको वर्टिकली प्लेस करना होता है और उसकी मसलबंदी में हमने अपनी फाइल्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होता है। तो इन दोनों में इन दोनों का जो है ये फ़र्क आ जाता है कि एक में वर्टिकल प्लेसमेंट है और एक में जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है। इसी तरह से आप देखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। डिफरेंस हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमें बताया जाता है। सबसे पहले आप देखें कि खतूत की हालत का फ़र्क है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस में हमने उन पॉइंट्स को देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमारे पास इनमें आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो आपके सामने है कि खतूत की हालत कि अमूदी मसलबंदी जो है उसमें आमतौर पे हम उसको वर्टिकली प्लेस करते हैं और उसकी मसलबंदी में हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखें महफूज के मसलबंदी का जो अमूदी तरीक़ाकार है ये आमतौर पर जो है महफूज होता है और उफ़की तरीक़ाकार जो है ये थोड़ा सा गैर महफूज होता है। और क्यों होता है ये भी आपको पता है कि हम अमूदी में आमतौर पे फ़ोल्डर्स में अपनी चीज़ें रखते हैं, फ़ोल्डर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाते हैं और उफ़की में हम फ़ोल्डर्स यूज़ नहीं करते, तो इसलिए वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गैर महफूज है। उसके बाद देखिए खतूत की तलाश के अमूदी मसलबंदी में उनको फाइंड आउट करना आसान है और उसकी मसलबंदी में मुश्किल है। ये रीज़न भी आपको पता है कि हमने मुश्किल क्यों है उसमें उफ़की में और आसान क्यों है अमूदी में, इस वजह से है कि हमने अमूदी मसलबंदी में क्या करना होता है कि अमूदी मसलबंदी में हम लोग आमतौर पे फाइल्स को टॉपिक वाइज या डेट वाइज हम उनकी सेपरेशन जो है वो रखते हैं और इसलिए हमें पता होता है कि हमने उनको किस तरह से टॉपिक वाइज या डेट वाइज या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या नंबरिंग दे के सेपरेट किया होता है, तो उसमें फ़ाइंड करना आसान होता है। जबकि उफ़की में आपको पता है कि आपने इस तरह की कोई प्लेसमेंट नहीं की होती, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो फ़ाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से देखें कि नेक्स्ट पॉइंट है मौजूनियत कि अमूदी का जो तरीक़ाकार है वो आमतौर पे बड़े कारोबार के लिए जो है वो मौजू है क्योंकि उनका डाटा ज़्यादा होता है और ज़्यादा फाइल्स रिक्वायर होती हैं उनको, तो इसलिए हम उसको वर्टिकल सिस्टम को फाइलिंग सिस्टम को आमतौर पे हम उसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह से सेकंड में देखें कि जो उफ़की तरीक़ाकार है वो आमतौर पे आपको पता है कि छोटे कारोबारी जो हजरात हैं वो उफ़की तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जगह है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें आप देखें कि अमूदी में आपको पता है कि ज़्यादा जगह जो है दरकार होती है और जहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट करते ही इसलिए है कि आपके पास जगह कम होती है और आप फिर कम जगह को आपने इस्तेमाल करना होता है और अपनी फाइल्स रखनी होती हैं, तो उसमें फिर आप उनके पास ये पॉइंट होता है कि आप जो है कम जगह को अगर आपने यूटिलाइज़ करना है तो उसकी यूटिलाइजेशन इस तरह से कर सकते हैं आप अपनी फाइल्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करें। और वर्टिकल प्लेसमेंट के लिए तो फिर आपको जगह भी जो है वो ज़्यादा दरकार होती है। इसी तरह से देखिए मुश्किलात के हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है फाइंड आउट करने में अपनी फाइल्स को, और इसी तरह से जो आपकी अमूदी मसलबंदी है उसमें इस तरह की मुश्किलात का आपको सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह से फटने का ख़तरा जो है वो भी देखें कि अमूदी में आपको किसी किस्म का कोई फटने का ख़तरा या ख़राब होने का ख़तरा जो है वो दरपेश नहीं होता, लेकिन उफ़की मसलबंदी में ये ख़तरा हमेशा रहता है क्योंकि ऊपर नीचे प्लेसमेंट हुई होती है तो वो फिर ज़ाहिर नीचे से अगर आपको डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं तो फिर उसमें ये डर होता है कि उसको निकालते हुए कोई वही खुद लेटर या फिर कोई और लेटर जो है वो फट ना जाए, तो ये उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जो है होता है डिफ़िकल्ट होता है कि उसमें फिर फटने का खतरा जो है वो रहता है। इसी तरह से देखें कि मिलने का ख़तरा के आमतौर पे जो वर्टिकल है जो आपकी अमूदी तरीक़ाकार है उसमें एक दूसरे में ख़त जो है वो मर्ज नहीं होते, वो सेपरेट ही रहते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे हुई होती है तो उसमें ये बड़ा ख़तरा होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो या आपके जो लेटर्स हैं जो खतूत हैं वो एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, तो उसमें फिर आपको पता है कि फ़ाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आपको देखें कि रखने का तरीक़ाकार के अमूदी में आपको पता है कि हम उनको इस तरह से रखते हैं, उनकी प्लेसमेंट इस तरह से करते हैं कि हमारे सामने हर चीज़ जो है वो वाज़ेह होती है। और उसकी तरीक़ाकार में रखने का तरीका भी इस तरह से होता है कि ऊपर नीचे रखा जाता है तो उसमें फिर आपको समटाइम्स जब ढूंढना होता है तो फिर समझ में नहीं आती कि किस तरह से अब आपने उसको फाइंड आउट करना है। और अखराजात की जहाँ तक बात है तो अमूदी मसलबंदी में अखराजात आपको पता है कि ज़्यादा आते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा दरकार होती है
फ़ोल्डर्स दरकार होते हैं और उफ़ की मसलबंदी में आमतौर पे अखराजात कम होते हैं। इस तरह से देखें गुम होने का ख़दशा जो है वो भी जो आपके, अगर हम फ़ोल्डर्स की बात करें कि जो आपका अमूदी मसलबंदी है उसमें क्योंकि फ़ोल्डर्स आपके खुले होते हैं, ठीक है, उन्हीं में आपने उनको पेपर्स को रख दिया होता है, तो उसमें थोड़ा सा गुम होने का खदशा जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन उफ़ की में क्योंकि आपने सबको एक ही में गद्दे के ऊपर रख के उनको बाउंड किया होता है या फिर नॉट बनाई होती हैं, तो उसमें आमतौर पे गुम होने का खदशा नहीं होता। और जहाँ तक लचकदार की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, तो अमूदी तरीक़ेकार में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एडिशन कर सकते हैं आप, फाइल्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास जगह भी ज़्यादा होती है। और उफ़की में आमतौर पर आप को जो मसला दरपेश आता है वो ये होता है कि उसमें फिर आप ये नहीं कर सकते कि उसमें किसी किस्म की एडिशन करें, क्योंकि जगह पहले ही कम होती है और आपने फाइल्स इस तरह से प्लेस की होती हैं कि एडिशन मुश्किल हो जाती है। तो ये तो हमारा डिफरेंस था। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडेक्सिंग, यानी इशारिया साजी। इंडेक्सिंग आपको पता है कि ये क्या होती है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसकी हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं और इस डेफिनेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये आपको एक इंडेक्स अपनी बुक्स में, हर बुक में जो है इंडेक्स बना हुआ नज़र आता होगा, और यकीनन आप कोई भी अपनी बुक खोल के तो वहाँ से इंडेक्स को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ सो दैट के यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। द डेफिनेशन इज़ नामों और मौज़ूआत की एक फ़हरिस्त जो किसी एक या एक से ज़ायद किताबों में सफ़ा नंबर के साथ दर्ज हो, इशारिया कहलाती है। या फिर अनवानात की तकसीम की फ़हरिस्त जो हरूफ हिजा के कायदे के मुताबिक तरतीब दी जाए, इशारिया कहलाती है। ठीक है ना। तो बुक्स के स्टार्ट में आमतौर पे आपके पास एक लिस्ट होती है कि जहाँ पे उसके टॉपिक्स के हवाले से और पेज नंबर्स के हवाले से उन्होंने एक वो इशारिया बनाया होता है और इंडेक्स बनाया होता है, जहाँ से आप इजीली अपने टॉपिक को अपने पेज नंबर, उस टॉपिक के गिवन पेज नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली आपका इसमें जो है वो सहूलत हो जाती है चीज़ को ढूंढने में। अगर इशारिया ना हो तो फिर आप ये सर्च करना मुश्किल हो जाए कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे गिवन है। अच्छा जी, अब इसकी भी हमारे पास काइंड्स गिवन है, जिसमें देखें उन्होंने हमें सेल्फ इशारिया साजी यानी सेल्फ इंडेक्सिंग और सेपरेट इंडेक्सिंग का जिक्र किया है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, यानी सेल्फ इशारिया साजी और अलहदा इशारिया साजी, ये क्या है, इनकी डेफिनेशंस को हम रीड आउट कर लेते हैं और इससे हमें समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सेल्फ इशारिया साजी देखें कि सेल्फ इंडेक्सिंग में हदूद या रिकॉर्ड को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। मसलन टेलीफोन डायरेक्टरी, जिसमें आपको पता है कि लोगों के नेम्स के ABCD जो भी वो तरीक़ेकार है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, उसमें उसके लिहाज से 4 नंबर्स मेंशन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस तरीक़ेकार को हम बोलते हैं सेल्फ इंडेक्सिंग या फिर सेल्फ इशारिया साजी। इसी तरह से देखिए सेपरेट इंडेक्सिंग या अलहदा इशारिया साजी क्या होती है कि अलहदा इशारिया साजी में पहले इंडेक्स से रहनुमाई ली जाती है, उसके बाद सेल्फ इंडेक्सिंग के असूल पर रिकॉर्ड को तलाश किया जाता है। ठीक है ना, कि पहले आप सेल्फ इंडेक्स यूज़ कर लेते हो कि आप उसमें देखते हो कि आपकी जो भी ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, उसको आप देख लेते हो कि किस पेज पे किस टॉपिक को दिया गया है, किस टॉपिक को मेंशन किया गया, और उसके बाद अगर आपने उसको मेंटेन करना है रिकॉर्ड को, तो वो फिर आप सेल्फ इंडेक्सिंग को देखते हुए उस असूल पर रिकॉर्ड को तलाश कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो टॉपिक गिवन है वो है मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग यानी इशारिया साजी के तरीक़ेकार। अब वो कौन से हैं, हरूफ तहज्जी का इशारिया, वावल इशारिया, कार्ड इशारिया, बसरी इशारिया, खुले कागज़ का इशारिया और जोग्राफियाई और अनवानियाती इशारिया। तो ये आपके पास कुछ मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग हैं जिनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं सो दैट कि ईजिली आपको इनकी समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये कौन से मेथड्स हैं और किस किस तरह से इनमें रिकॉर्ड को मेनटेन किया जाता है या फिर फहरिस्त जो है वो बनाई जाती है। उसमें देखिए सबसे पहले है हरूफ तहज्जी का इशारिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स। इसमें अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में क्या होता है, हरूफ तहज्जी के इशारिया में क्या होता है कि हम लोग A to Z अपने देख लेते हैं कि A से लेके Z तक जो ऑर्डर है हमारे पास ABCD, उनके नामों के लिहाज से हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिस्टर A की फ़ाइल है तो वो इस पेज पे है या इस नंबर पे है, मिस्टर B की जो है वो इस नंबर पे है। तो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स जो है वो इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि उसमें हम A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उस लिहाज से हम जो है उसको अपनी फ़ाइल्स को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अलहमरा सोसाइटी जो है वो नेम है, अलहमरा वैरायटी स्टोर तो वो सफ़ा A पे है, बानो है तो वो B, डिस्को बूट हाउस है तो वो D। इस तरह से नाम जो है ABC हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देख लेते हैं और बाद में उनके पेजेस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे साथ टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है वॉवल इंडेक्सिंग यानी वॉल इंडेक्सिंग या फिर वॉल इशारिया। अब वॉल इशारिया या वॉल इंडेक्सिंग क्या होता है कि इसमें हम लोग वॉल्स को यूज़ करते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 6 वॉल्स हैं A-E-I-O-U-Y, तो इनको हम यूज़ करके भी कर लेते हैं। जैसे आपके पास इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपकी
डिक्शनरी कि अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है तो फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो इसी तरह से लिखे होते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है कि सबसे पहले जो है वो जो ए है उससे जो आपका वर्ड्स बनते हैं वो होंगे, फिर ए के बाद एक और ए, फिर ए ई, फिर ए आई, ए ओ, ए यू, ए वाई। तो इस मेथड को यूज़ करके आमतौर पर डिक्शनरीज को बनाया जाता है और इसी तरह से इस मेथड से वहाँ पे आप वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए कार्ड इशारिया या कार्ड इंडेक्सिंग कि इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि अपने जिन पर गाहक या मरासला निगार का नाम पता दर्ज होता है इस तरह के कार्ड्स को आप यूज़ करते हो कि जिस पे आप कस्टमर का जो नेम और एड्रेस है वो लिख देते हो और वो कार्ड जो है वो आप जिस भी कबर्ड में आपने उस फाइल को रखा होता है उस कबर्ड के बाहर वो कार्ड आप लगा देते हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कार्ड इंडेक्सिंग कि आमतौर पे आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में आप इस चीज़ को विज़िट करते हैं, जब उनको विज़िट करते हैं तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि कार्ड इंडेक्सिंग होती है कि किसी भी कबर्ड में या ड्रॉर में जहाँ पे भी फाइल्स पड़ी होती हैं मेंटेन हुई होती हैं वहाँ पे एक कार्ड जो है वो लगा दिया जाता है और वहाँ पे आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है आपका उसका नाम या उसका एड्रेस वगैरह दे दिया जाता है या कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है और फिर उस दराज से फिर आपको उस बंदे से रिलेटेड फाइल जो है वो मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं कार्ड इंडेक्सिंग। इसके बाद देखें बसरी इशारिया विजिबल इंडेक्सिंग। बसरी अशारिया साजी से मुराद अशारिया साजी का ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें कार्ड को दराजों में रखने की बजाय धात के बने हुए फ्रेमों में इस तरह लगाया जाता है कि उन सब कार्ड्स को एक ही नज़र में देखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप फ्रेम्स बना देते हो और उसमें फिर आप कार्ड्स पुट ऑन कर देते हैं और इस तरीके कार को हम विजिबल इंडेक्सिंग कहते हैं। इसी तरह से देखें कि आपके साथ जो डिस्कस किया गया है वो है जोग्राफियाई और अनमनाती इशारिया। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि जोग्राफियाई और अनमनाती या जियोग्राफिकल सब्जेक्ट इंडेक्स में आमतौर पे क्या होता है कि कुछ इदारे अपनी हतो किताबत और कागजात को उनकी जगहों या इलाकों की बुनियाद पर रखना ज़्यादा मुफीद समझते हैं जहाँ से ये भेजे जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर जाहिर है उनको अगर कोई लाहौर की बुक है तो उसको फिर आप लाहौर वाली जगहों पर रख दें, कोई आपकी कराची के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कराची वाले उसमें रख दें, कबर्ड में रख दें। तो इस तरह से जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो वो आपकी जोग्राफियाई या फिर अनमनाती इंडेक्सिंग कहलाती है कि आप उसके आप जोग्राफियाई वे में उनको तरतीब से चीज़ों को प्लेस कर लेते हैं, फाइल्स को प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद है ओपन पेपर इंडेक्सिंग, खुले कागज़ का इशारिया कि इस इशारे साजी में तमाम हरूफ तहजी के लिए अलग-अलग कागज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और उन कागज़ों को पेज की मदद से लगाया जाता है। ज़रूरत के वक्त पेज लगा कर नए कागजात भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आमतौर पर ये ओपन पेपर इंडेक्सिंग जो होती है इसमें आमतौर पर आप क्या करते हो कि डिफरेंट एक पेपर जो आप यूज़ कर लेते हो एक हरूफ तहजी के लिए, यानी अगर अलिफ है तो उसके लिए आप एक पूरा पेपर यूज़ करोगे और अलिफ में जो भी आपके अलिफ से नाम शुरू होते होंगे वो सारे उस पेपर में उस इंडेक्स में शामिल होंगे। और इसी तरह से जो बे से शुरू होते होंगे वो बे वाले में होंगे और पे वाले जो है वो पे में होंगे। तो दिस इज़ द चैप्टर विच वी डिस्कस टुडे एंड दिस चैप्टर इज़ क्लोज नाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 25 विच इज़ दफ्तरी ख़तो किताबत या फिर कारोबारी खतूत या जिसको हम ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। तो ये अगर इंग्लिश की आपके पास बुक होगी तो इंग्लिश में ये चैप्टर नंबर 25 जो है आपको गिवन होगा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से, बिजनेस लेटर्स के नाम से। और उसमें हमने देख लेना है कि हमने बेसिकली क्या बताया गया है, क्या हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने वो है कारोबारी ख़तो किताबत यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि हमें डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है और डेफिनेशन में क्या गिवन है। तो देखें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब कोई शख्स अपनी बात तहरीरी शक्ल में दूसरे शख्स को भेजता है तो इस तहरीर को ख़त का नाम दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब भी आपने ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है या कारोबारी ख़तो किताबत करनी है तो आपको इन राइटिंग जो है अपने लेटर को लिखना पड़ता है और वो भेजना पड़ता है। देखिए पहले तो हम इसको मैनुअली करते थे, यानी हम इसको मैनुअली इस तरह से करते थे कि हम खुद वो लेटर को राइट डाउन कर लेते थे और उसको सेंड कर देते थे, लेकिन पोस्ट कर देते थे। लेकिन अब देखें कि अब जो ज़माना है अभी तो हमें जस्ट उसको टाइप करना है लेटर को और ईमेल कर देना, ठीक है। अब तो कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत आसान हो गई है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही आसान हो गई है, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखिए आमतौर पे हमारी जो बिजनेस डीलिंग्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अपने मुल्क के अंदर ही हो रही हो, आप आउट ऑफ द कंट्री भी आपकी डीलिंग हो रही होती है। तो उसमें भी देखें कि आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है वही होता है कि आपने इस चीज़ को देखना होता है कि आप अगर कोई आपकी आउट ऑफ द आपकी सिटी या आउट ऑफ द कंट्री आपकी डीलिंग है तो उसमें भी जो है आपको इस चीज़ को देखना पड़ता है कि जो लैंग्वेज का एक रुकावट है, जो हर्डल है वो उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि लैंग्वेज की रुकावट जो है उसमें नहीं आनी चाहिए। तो समटाइम्स आप उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं।
तो उसमें भी आपकी फिर ट्रांसलेशन जो है ज़ाहिर है उसके लिए भी आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जिससे आप फिर उस चीज़ को अपनी इस हर्डल को दूर करते हो। लेकिन जहाँ तक ख़त की बात है, जहाँ तक कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है, तो वो ज़ाहिर आपको पता है कि इन राइटिंग होती है और जब एक शख्स अपनी बात तहरीरी शक्ल में दूसरे को भेजता है तो उसको फिर हम ख़त का नाम देते हैं। अब इसकी वजूहात भी हो सकती हैं कि हम ख़त क्यों लिखते हैं, खतूत क्यों लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस है, उसकी वजह से भी लेटर लिख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए भी, अपने मैसेज कन्वे करने के लिए भी आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक रिटन प्रूफ आपके पास हो, इस सूरत हाल में भी आप लेटर लिख सकते हैं कि आपको पता हो कि आपके पास एक चीज़ है और उसका रिटन प्रूफ आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं। कारोबार की तरक्की और साख में इजाफे के लिए आप लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो और उसकी तरक्की करे, उसके लिए भी लेटर राइटिंग होती है। आप डिफरेंट लोगों को लेटर्स भेजते हैं, वो आपके साथ बिजनेस करें, आपकी टर्म्स को देखें, कंडीशंस को देखें और उसके बाद आपके साथ वो कारोबार करें। इसी तरह से अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पर्सनल मीटिंग नहीं किसी के साथ कंडक्ट करना चाहते और उसमें ज़ाती मुलाकात का ज़ाहिर है उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, तो वो नहीं है तो आप लेटर पोस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अपने मामलात, जो आपके कारोबारी मामलात हैं, उनको बहाल रखने के लिए भी लेटर राइटिंग का अमल जो है वो वजूद में आता है। तो ये बहुत सारी वजूहत होती हैं कि बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस या कारोबारियत तो किताबत की जाती है। जैसे कि मैंने आपको एक बारी बारी करके ये सारी वजूहत बताई हैं, तो ये सारी वजूहत जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें वो होगा लेटर्स की इकसाम, काइंड्स ऑफ लेटर्स के कौन कौन से लेटर्स जो हैं हम लिख सकते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप देखें सबसे पहले हैं 3 तरह की कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, जो है कारोबारी खतूत और सरकारी खतूत और ज़ाती खतूत। कारोबारी खतूत में आपको पता है कि बिज़नेस लेटर्स होते हैं। ठीक है, जो बिज़नेस टू बिज़नेस कारोबार दूसरे को भेजते हैं, कारोबारी हजरात एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो बिज़नेस लेटर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें सरकारी खतूत जो गवर्नमेंट लेवल पे लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको हम सरकारी खतूत कहते हैं। और ज़ाती जो कि पर्सनली हम एक दूसरे को लिखते हैं उसको हम कहते हैं ज़ाती या निजी खतूत। ठीक है ना, वो कोई भी एक दूसरे को भेज सकता है। हम लोग अगर ज़ाती अपने मामलात को देखने के लिए अपने कज़न्स वगैरह को या किसी को भी इस तरह से लेटर लिखते हैं तो वो हमारा प्राइवेट लेटर होता है और आमतौर पर रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को ये लिखे जाते हैं। और जो कारोबारी हैं वो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और सरकारी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो that's enough for today. We will study the next topic in our next lecture. Thank you for today. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।